क्योंकि एक होता है सर 100 नंबर से रहना, एक होता है 2 नंबर से रहना। 100 नंबर से रहना हिट करता है और 2 नंबर से रहना तो मतलब तोड़ के रख देता है कि यार बस 2 नंबर से रहना। तो 10th क्लास तक तो कुछ सोचा ही नहीं था कि आगे करियर में क्या करना, कुछ नहीं। आर्ट्स मिलेगी आर्ट्स ले लेंगे, साइंस मिलेगी साइंस ले लेंगे। 11th में इतनी ज़्यादा मौज मारी क्या बताएं, घर के परेशान हो गए, बोला ये तो कुछ ज़्यादा आउट जा रहा है। नहीं पढ़ाई करेगा तो 4 आदमी मजाक और बनाएंगे, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लेना है तेरे को। हाँ, अगस्त तक घर आते आते बहुत डिमोटिवेट हो गया था। फिर सर एक मेंटरशिप ने बहुत हेल्प की थी। मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। मेरे तो खुद के भैया थे एलन सीकर के अंदर। साइड में सर मैं हॉबीज़ कभी नहीं छोड़ी सर। मैं कितना ही सीरियस हो जाऊँ, महफिल बैठाना, फिर लूडो खेल लिए, कार्ड्स खेल लिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। कभी इतना सोचा नहीं था कि एसएमएस तक पहुंच जाएंगे। मेरा सबसे बेस्ट जो पेपर गया ना वो नीट का ही गया एक तरह से। सोचते सोचते मैं पेपर कर रहा हूँ, बायोलॉजी टाइम ले रही है और ऊपर घड़ी में देखा तो 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। बायोलॉजी में अटके। हाँ, उस वक्त ही फील हो गया सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उस वक्त दिमाग 3 हिस्सों में बट गया। एक तो जो घड़ी को देख रहे हैं, एक जो पेपर को देख रहे हो, तीसरे में चल रहा है एलन सीकर बढ़िया है या एलन जयपुर बढ़िया है या आकाश मिलूं या जीसीआई मिलूं, कौन सी मिलूं नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। हाँ नेक्स्ट ड्रॉप के लिए उसी वक्त ख्याल आ गया था। वही छोड़ो सर, पेपर देने के 2-3 घंटे तक भी यही ख्याल था कि कौन सी कोचिंग बढ़िया रहेगी। तुमने दूसरे को रोते देख अपने आप को मोटिवेट किया, राइट? सर राजी तो होती हैं कि सभी की लगी है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसका बुरा जा रहा है, सभी के सभी ऐसे ही हैं। फिर वही जो इंडियन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बाबा जी का नाम लेना चालू किया, बजरंग बली मरवा लिया। बाबा जी ने यार दिक्कत कर दी। अब की बार तो लगता है मेरी प्रिपरेशन तो ठीक थी, ये तो मैंने लगता है कोई पूजा वगैरह है या फिर मैंने इसी में कोई गड़बड़ कर दी। ये लिटरली मेरी थॉट प्रोसेस थी उस मोमेंट पे। बाहर आए तो उस वक्त सीकर में बरसात का माहौल हो रखा है, पापा सामने तैयार खड़े हैं बिल्कुल ऐसे छाती चौड़ी करके और बिल्कुल खुश हैं। अब मेरा डर तो यही था कि यार बताऊँ कैसे। फिर मैं जाके मैंने कहा कि पापा मुश्किल लग रहा है। ये सर ये स्ट्रेटेजी भी अब की बार कही हो कि सिलेक्शन ना होने का कारण बनी है। अंडर 8000 चाहिए थी और रैंक आ गई अंडर 3000। तो मैंने कहा कि मैं तो झेल नहीं पा रहा हूँ, तो सामने दोस्त है उससे बात चल रही, इसको झिला देते हैं। फिर ऐसा था कि यहाँ से जाएंगे तो एप्रन उतार देना है और गांव में जाते पहन लेना है, पूरा गांव देखे। बोला हाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नीट यूजी सक्सेस स्टोरी के न्यू पॉडकास्ट के अंदर। और आज के पॉडकास्ट के अंदर हम आपके लिए जो गेस्ट लेके आए हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर खितेश। डॉक्टर खितेश ने नीट यूजी 2025 के अंदर 585 स्कोर अचीव किया है और उन्होंने राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट ऑक्यूपाई करी है। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर हम खितेश से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी करी ताकि उनका इतना अच्छा स्कोर अचीव हुआ और एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छा कॉलेज उनको मिल गया। तो वेलकम करते हैं खितेश का। वेलकम है आपका पॉडकास्ट के अंदर। शुक्रिया सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी बात रखने का मौका दिया। तो खितेश, आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिला है आज। जी सर। कैसा फील हो रहा है आपको? प्राउड फील हो रहा है सर। प्राउड फील हो रहा है। तो अब व्यूअर्स को बताइए जो नीट यूजी एस्पिरेंट है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कब से हुई थी, आपने कब सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर ये तो थोड़ा लेट ही चालू हुआ था। इनिशियली मैंने 12th जब कंप्लीट की तब जाके सोचा कि अब कुछ कॉम्पिटिटिव करते हैं, मतलब बोर्ड्स वगैरह से बोर हो गए थे। फिर बोला कि कुछ कंपटीशन लाइन में भी करना ही है, एसएससी वगैरह कई ऑप्शन होते हैं, पर मैंने नीट की तरफ देखा। ये यूजुअली नीट की तैयारी तो आजकल 6th क्लास से भी चालू हो जाती है, फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था। मैंने 12th के बाद ये चालू किया था। 10th क्लास तक तो कुछ सोचा ही नहीं था कि आगे करियर में क्या करना, कुछ नहीं। आर्ट्स मिलेगी आर्ट्स ले लेंगे, साइंस मिलेगी साइंस ले लेंगे, पर पेरेंट्स ने सोचा कि थोड़ा एस्टीम है परिवार की, आप साइंस के साथ ही जाओ। तो हमने भी ज्वाइन कर लिया। अब 11th में इतनी ज़्यादा मौज मारी क्या बताएं, घर के परेशान हो गए, बोला ये तो कुछ ज़्यादा आउट जा रहा है। तो उन्होंने मुझे सीकर भेज दिया कोचिंग के लिए। कोचिंग के लिए नहीं, सीकर भी, मतलब तब तक भी कोई ख्याल नहीं था कि नीट करनी है। स्कूलिंग कर ला, वहाँ पे परिवार में एक आध पहले पढ़े हुए हैं मेरे भैया वगैरह, उनका स्कूल बढ़िया है, साइंस के हिसाब से भेज दो। आरबीएससी से था सर मैं। तो वहाँ गए और फिर वहाँ जाके फील हुआ कि मतलब पढ़ाई तो यहाँ हो रही है। गाँव में तो ऐसा कभी माहौल ही नहीं मिला। 95 से नीचे बात नहीं करते थे सर। मैं जिस स्कूल में था वहाँ तो 95 से नीचे बात नहीं करते थे। अलग माहौल, सबके अपने, मतलब एक क्लास थी वहाँ सर, पढ़ाई की अपनी एक क्लास थी, एक एस्टीम थी। वहाँ जाके फील हुआ कि यार अब पढ़ाई में भी कुछ है। मतलब गांव में तो इतना कुछ सोचते ही नहीं थे कि पढ़ाई कुछ है, चलो जो है। कंपटीशन का माहौल नहीं होता गांव में। गांव में कंपटीशन नहीं होता, हर कोई इतना, बस ऐसे होता है कि हाँ भाई पढ़ाई भी है, पर इतना कोई ध्यान नहीं देता कि पढ़ाई इस लेवल पे भी की जा सकती है, इतना मटेरियल होता है और इतना वर्ल्ड क्लास रिसोर्स हो सकता है। तो मैंने 12th कंप्लीट की और उसके साथ साथ फिर मेरा मन बनता गया कि यार करना तो कुछ ढंग का ही है। फिर मैंने 12th कंप्लीट की तो 28 मार्च को मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सीकर से ही कंटिन्यू करूँगा मेरी तैयारी। मैं सीकर में
मतलब मेरा काम बैठ गया था। तो मैंने 5 अप्रैल 2024 को एक बैच ज्वाइन किया और अब मेरी तैयारी चालू हुई। 18 तारीख को मेरा पहला टेस्ट था और टेस्ट देते ही एक ही चीज़ फील हुई। फ्रेशर बैच था आपका, राइट? जी सर, मैंने 11-12 फाउंडेशन नहीं की थी। हमारे इसे जैसे एलन कोचिंग में इसे फ्रेशर बोला जाता, लीडर बोला जाता है, और गुरुकृपा में इसे फ्रेशर बोला जाता है। यही 2 कोचिंग है, वहाँ तो सीखा तो 18 तारीख को पेपर दिया। उसके बाद एक ही चीज़ फील हुई, बोला अब आएगा स्वाद। मतलब कुछ ढंग का कर रहे हैं, अब महसूस हो रहा है। मतलब क्लासेस में जाते हो तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हमने तो सुना नहीं है, वो चीज़ पूछने के लग रहे हैं। बोला वहाँ बैठ के सर पकड़ लेते, बोला यार भाई जी कुछ तो तगड़ा है यहाँ पे। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने अभी नहीं देखी हैं। फिर जर्नी तैयारी तो लगभग ये हमारे बीच में उसके बाद छुट्टियाँ आती हैं रक्षाबंधन की, जो अगस्त का टाइमिंग आता है। अगस्त तक घर आते आते बहुत डिमोटिवेट हो गया था। फील हो गया था कि हाँ अब कोई मतलब इजी पीजी गेम नहीं है, अब कुछ ढंग का करना है। तो मतलब कई चीज़ों में सुधार लाना होगा। वो मतलब बेफिक्रा और वो ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे। कोचिंग का माहौल देख के आगे तो पता लग गया कि लोग किस लेवल पर घबराहट भी हुई थी सर, घबराए भी थे उस वक्त तो कि क्योंकि ऐसा देखा नहीं था सर। जो मतलब 11th कर ली, 12th कर ली, मौज से जी रहे हैं, बोले ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। फिर मैंने एक्चुअली में उस टाइम पे ऑब्जर्व करना चालू किया, क्योंकि अब खुद का तो कुछ हो नहीं रहा तो दूसरों से ही सीख लें। तो मैंने जो टॉपर्स थे उनसे बात करी, उनसे जाना। तो एक सर उस टाइम पे मेरे को एक नई चीज़ का पता चला। हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होता था फ्रेशर्स के साथ, ऑल ओवर सीकर। कोचिंग के अंदर नहीं, टीचर्स तो कैसे कर देंगे सर, टीचर्स तो मोटिवेट ही रखते थे, पर स्टूडेंट्स के बीच में होता था, हमें नेगलेक्ट किया जाता था फ्रेशर्स को। हाँ, क्योंकि 11th-12th कुछ की नहीं है, एकदम से आ गए, एक साल में पूरा नीट का सिलेबस कर देंगे, कोई मजाक चल रहा है क्या। और ये कुछ चीज़ हमें भी फील होने लगी जब कुछ ऐसे टीचर कह देते कि ये किताब अच्छी है, चलो ये किताब कर गया। फिर उसके अंदर जाते और फिर सर पकड़ के बैठ जाते, बोला क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा। तो उसके बाद महसूस हुआ मतलब हमें भी तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसपे बहाना बनाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 11th-12th में फाउंडेशन ही नहीं की। हमें भी तो कोई बहाना चाहिए था। तो वो सब हमने किया। फिर कुछ टाइम बाद महसूस हुआ कि बहाना तो कितना मारोगे, ये तो ऐसा थोड़ी है कि एक और साल बर्बाद कर दोगे। इतने तो कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ कि मतलब मैं एक ही चीज़ के पीछे लगा पड़ा हूँ कि ये तो करनी है। तो सर ऐसे करते हुए दिवाली आ गई। फिर दिवाली के बाद मतलब हमारा एक ओरिएंटेशन भी कह सकते हो आप उसे, या फिर हमें एक जनरल मीट हुई, उसमें मेंटरशिप हुई थी हमें। उसमें हमें एक चीज़ कही थी सर ने कि अब से असली जो पढ़ाई का वक्त है वो चालू होता है दिवाली के बाद। अब से तैयारी करना चालू कर देना, क्योंकि अब से लोग ढीला होना चालू हो जाएंगे, ध्यान देना बंद कर देंगे, या फिर कईयों में एटीट्यूड आ जाएगा कि पूरा साल बढ़िया गया है, अब तो बढ़िया ही होगा। जो शुरू से ज़्यादा पढ़ रहे हो वो बोर हो जाते हैं। सर तब पढ़ाई चालू की थी बढ़िया तरीके से दिवाली के बाद खींच के, बिल्कुल। मतलब हमारा दिसंबर एंड तक हमारा सिलेबस पूरा हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने 2-3 स्ट्रेटेजीज, क्योंकि अब इतना तो महसूस हो चुका था कि हमारे लिए जैसे फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा काम डिफाइंड नहीं है। वो मॉड्यूल ले लो, वो क्वेश्चन ले लो, वो कर लो, हुए तो ठीक, नहीं तो कितना कुछ हो गया। तो मैंने कहा कि खुद की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास चूँकि एक ही साल है, और एक साल भी क्या, अब तो मेरे पास 4-5 महीने हैं, तो मेरे पास या तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा या मैं रिविजन करूँगा। तो इससे बढ़िया मैंने थोड़ा खंगालना चालू किया रिसोर्सेज को, और ऐसे क्वेश्चंस बनाए जो कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देते थे, जिनमें रिवीजन क्वेश्चन कहता था कि मतलब एक चैप्टर है बनाया, क्वेश्चन करे। मैंने सर रिसोर्सेज से अलग रिसोर्सेज, मतलब जैसे प्रैक्टिस करते वक्त चूँकि दिसंबर तक खूब क्वेश्चन कर लिए थे, तो इतना पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर रखे थे, उनको जोड़ा। मतलब कोई एक चैप्टर है जिसके 30 क्वेश्चन है, इन्हें कर लो, तो तुम्हें लगभग कॉन्सेप्ट उसका आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे उसमें ज़्यादा। कॉन्सेप्ट ही होता है किसी क्वेश्चन के लिए, तो उससे एक तो टाइम बच जाता था। फिर सर एक मेंटरशिप ने बहुत हेल्प की थी। मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है। मेरे तो खुद के भैया थे एलन सीकर के अंदर। कौन सी पोस्ट पे? वो एक बायोलॉजी की फैकल्टी थे सर, बॉटनी फैकल्टी थे, प्रशांत सर। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था कि मतलब मेरे को फ़ोन करते रहते थे। वो फ़ोन किया, उन्होंने पूछा, बोला क्या फील कर रहा हूँ, बोला भैया कुछ नहीं बन रहा, बात नहीं बन रही। तो उन्होंने कहा आजा। उनका एक ही था कि इसका सिलेक्शन करवाना है। तो मतलब मेरे से बात करते पूछते कि बोला और क्या क्या कर रहे हैं, बोला साइड में ये कर रहा हूँ, बोला इनको थोड़ा कम कर, क्योंकि अब तो महीने ही 4-5 बचे हैं, क्या करेगा, लग जा। तो वो ज़्यादा मोटिवेट करते थे। ऐसा क्या कर रहे थे साइड में? साइड में सर मैं हॉबीज़ कभी नहीं छोड़ी सर। मैं कितना ही सीरियस हो जाऊँ, महफिल बैठाना, फिर लूडो खेल लिए, कार्ड्स खेल लिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। शौक कभी नहीं छोड़े थे। पर उस टाइम पे आके लगभग 3 महीने तो मैंने समझौता किया था कि यार अब तो या तो होगा या तो नहीं होगा, पर कम से कम ऐसा नहीं हो कि बाद में जाके रिग्रेट करूँ। क्योंकि एक होता है सर 100 नंबर से रहना, एक होता है 2 नंबर से रहना।
100 नंबर से रहना हिट करता है और 2 नंबर से रहना तो मतलब तोड़ के रख देता है कि यार बस 2 नंबर से रह गए, मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो 2-3 महीने मैंने समझौता किया। उस वक्त पूरे सिक्कर में एक माहौल भी अलग हो जाता है, चारों तरफ आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे गर्दनें नीची, पेपरों में देख रहे हैं, पेपर लेके चल रहे हैं, मतलब वो उस वक्त सिक्कर का माहौल बहुत शानदार होता है पढ़ाई के लिए। उसमें ओरिएंट हो गए और बस चलते रहे, पर कभी इतना सोचा नहीं था कि एसएमएस तक पहुंच जाएंगे। मेरा सबसे बेस्ट जो पेपर गया ना वो नीट का ही गया एक तरह से, मतलब स्कोर वाइज तो हाँ कि 600 पार भी जाते थे, पर मैंने लिटरली यही सोच रखा था कि बस कोई राजस्थान के अंदर बढ़िया सी पास में कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ऐसे भी देखे तो जो मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, लैंग्वेज इशूज आते हैं, बोला राजस्थान में कॉलेज मिल जाए, इतना ही चाहिए। और उसमें वो पुरानी 6 कॉलेज मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और पेपर दे के आया, वो तो पेपर वाला तो दिन ही अलग था। पेपर वाले दिन पापा जी आ गए थे पूरा काम स्ट्रेस फ्री कर रखने के लिए। पापा आ गए, 9:30 बजे आराम से जगाया, खुद खाना तैयार किया था उन्होंने, खिचड़ी वगैरह खिलाया कि खिचड़ी ऐसा रहता है कि मतलब जी वगैरह खराब नहीं होगा आगे जाके, अगर एंजाइटी भी हुई तो ज़्यादा मसालेदार नहीं खाओ तो जी खराब नहीं होता। वो आ गए, पूजा वगैरह उन्होंने करवा दी खुद, फिर वो लेके गए, फिर वो ट्रैफिक वगैरह में फंसे पर किसी तरह पेपर देने पहुंच गए। अब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने पेपर खोला तो सबसे पहले आई बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन पढ़े, फिर मैंने देखा कि ये मेरा ही मीडियम है क्या, मतलब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। मैंने कहा शायद मीडियम दूसरा है क्या, मैंने टीचर को बोला, टीचर ने बोला नहीं मीडियम ठीक है। मैंने कहा यही करना पड़ेगा, तो फिर खोला, पेज पलटे, फिर लगा कि हाँ कुछ ढंग का आया है, मजाक तो नहीं रहा अब की बार। फिर चारों तरफ देखा तो किसी की कुछ तो सो ही रहे थे एग्जाम हॉल के अंदर। हाँ, पेपर देख के सो गए थे, नींद आ गई थी उन्हें। वो 12th वाले होंगे सबके अपने अपने विदाउट प्रिपरेशन जो आते हैं कई बार वो ये सोचते हैं कि यार अब आ तो गए, क्वेश्चन लग नहीं रहे, क्या करें, अब टाइम तो पास करना है ना। तो चलो मैंने कहा पेपर चालू करते हैं। बायोलॉजी करी। अब बायोलॉजी का ऐसा था कि बायोलॉजी की इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी, 30 मिनट में कर दूंगा। मैंने कहा यार बायोलॉजी टाइम ले रही है, यही सोचते सोचते मैं पेपर कर रहा हूँ, बायोलॉजी टाइम ले रही है, और ऊपर घड़ी में देखा तो 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं। बायोलॉजी में अटके। हाँ, उस वक्त ही फील हो गया सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उस वक्त दिमाग 3 हिस्सों में बट गया, एक तो जो घड़ी को देख रहे हैं, एक जो पेपर को देख रहा है, तीसरे में चल रहा है एलन सिक्कर बढ़िया है या एलन जयपुर बढ़िया है या आकाश में लूँ या जीसीआई में लूँ, कौन सी में लूँ नेक्स्ट ड्रॉप के लिए। हाँ, नेक्स्ट ड्रॉप के लिए उसी वक्त ख्याल आ गया था। वही छोड़ो सर, पेपर देने के 2-3 घंटे तक भी यही ख्याल था कि कौन सी कोचिंग बढ़िया रहेगी। फिर एक थॉट ये आया कि इन सब चीज़ों को साइड में रखो, कोचिंग में एडमिशन लेना है तो स्कॉलरशिप भी तो चाहिए होगी, उस पर ध्यान दो, पेपर बढ़िया जाना चाहिए, स्कॉलरशिप बढ़िया मिले, यहाँ से मार्क्स तो ले ले, यहाँ से मार्क्स तो ले ले। अब हाइपर बहुत हो रखा था उस वक्त, लेकिन वो चलो हाइपर होना मेरे काम में आया। मैंने लगभग 30-40 मिनट में पूरी केमिस्ट्री कर दी, मुझे फील भी नहीं हुआ, बस मैं करे जा रहा हूँ। मेरी इनऑर्गेनिक वीक थी और एक मेरे साथ बढ़िया ही हुआ, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लंबे आए थे, तो मैंने कहा इनऑर्गेनिक तो आती नहीं है, छोड़ो जो आता है उसे करो। तो बायोलॉजी के अंदर जो टाइम प्रेशर बना था उस प्रेशर से वो सब रिलीज हो गया, बस केमिस्ट्री कंप्लीट हुई, ऊपर देखा राहत की सांस आई बिल्कुल कि चलो भाई अब भी एक चांस है। अब असली खेल तो फिजिक्स का था और वो तो बढ़िया था। मेरा फिजिक्स में मतलब मेरा जो पेपर का बैच था वो ठीक था। कुछ ऐसे बैच भी थे जिनमें शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जिन्हें देख के बस स्टूडेंट तो हो गए थे। मेरे बैच में ऐसा था, शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल थे, मैंने वो करे हाँ, और मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, मेरी एक्यूरेसी ठीक थी। मतलब मैं देखते ही ऐसे बोला ये तो नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले ये फील किया था ना, ये फ्रेशर्स वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, इस वजह से मैंने कई सारे टॉपिक छोड़ दिए थे कि यार ये तो 2-3 बार रिपीट करने वाले रिपीटर्स को ही आते हैं या फिर इसके लिए तो ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है अपने वजह से। तो मैंने कहा कि ये तो आता ही नहीं है, छोड़ो। कुछ लेंथी क्वेश्चन लगाए वगैरह। अब मेरा हो गया पेपर, मैंने शायद 624 नंबर का तो टोटल अटैम्प्ट किया था। 624 का? हाँ, मैंने इतना अटैम्प्ट किया था। फिर मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। फिर मैं चारों तरफ नज़र घुमाना चालू हुआ तो माहौल टेंस, नींदें उड़ चुकी थी, जो सो रहे थे उनकी भी नींदें उड़ चुकी थी। उन्होंने भी खोला होगा कि बायोलॉजी तो कर लें, कुछ तो करें। लड़कियां रोने के लग रही हैं और मैं पेपर को देख रहा हूँ, मेरा ही नहीं सभी का ख़राब जा रहा है, मतलब पेपर बढ़िया ही आया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद चालू हुआ जो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो हिंदू या फिर एक इंडियन स्टूडेंट से, बाबा जियों के नाम लेना। तुमने दूसरे को रोते देख अपने आप को मोटिवेट किया, राइट? सर राजी तो होते ही हैं कि सभी की लगी है, मैं अकेला नहीं हूँ जिसका बुरा जा रहा है, सभी के सभी ऐसे ही हैं। फिर वही जो इंडियन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बाबा जी का नाम लेना चालू किया, बजरंगबली मरवा दिया, बाबा जी ने यार दिक्कत कर दी। अब की बार तो लगता है मेरी प्रिपरेशन तो ठीक थी, ये तो मैंने लगता है कोई पूजा वगैरह है या फिर मैंने इसी में कोई गड़बड़ कर दी। ये लिटरली मेरी थॉट प्रोसेस थी उस मोमेंट पे यही हो रहा था कि यार कुछ तो धर्म या फिर कुछ तो किस्मत का ही चक्कर है, कोई तुक्का ही बैठा है, पूजा पाठ में दिक्कत। हाँ, नहीं तैयारी तो खूब की थी यार। पेपर मैं बाहर निकला और अपर कलेक्ट होने चालू हुए, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आ गया।
पूरी स्ट्रेस मेरा तो वहीं पे ख़त्म हो गया था कि मैंने तो बहुत राजी राजी दे दिया था कि यार ले जाओ, नहीं देखना इस पेपर को, कईयों के छीनने पड़ रहे थे। मैंने देखा यार इनके तो पेपर भी छूटे हैं, चलो अपना इतना तो नहीं हुआ। बाहर जाके तो बोल दूंगा पेपर छूट गया, स्कोर क्यों कम है, बोला पेपर छूट गया। बाहर जाके तो बोल दूंगा यहाँ तो देखो भाई छूटे हैं, कहने लायक है चीज़ की छूटे हैं। बाहर आए तो उस वक्त सिक्कर में बरसात का माहौल हो रखा है, पापा सामने तैयार खड़े हैं बिल्कुल ऐसे छाती चौड़ी करके और बिल्कुल खुश हैं। अब मेरा डर तो यही था कि यार बताऊं कैसे। फिर मैं जाके मैंने कहा कि पापा मुश्किल लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैं डायरेक्ट थोड़ी बोल दूं कि नहीं होगा। मैंने कहा यार मुश्किल लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, चल तू तो अभी आ जा, गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठते उतने में प्रशांत भैया का फ़ोन आ जाता है। वो आके फ़ोन करते हैं, अरे यार अब की बार पेपर बढ़िया आया है, तेरा कैसा क्या। तो मैं वहाँ पहली बार रिवील करता हूँ कि 600 पार भी नहीं हो रहा है। अब पापा गाड़ी चला रहे हैं और मुझे कैरा देख रहे हैं, मतलब घूर के देख रहे हैं सामने देखें, लेकिन पापा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। पापा को पता है इस मोमेंट पे कुछ नहीं बोलना है। मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर में हम आंसर शीट प्रिपेयर कर देंगे और हमारे ऐसा लग रहा है कि कुछ अब की बार रियायत होगी, कम होगा, डाउन जाएगा, कम होगा। अब सर एक दिक्कत ये भी है कि एलन वाले इतनी आसानी से मानते नहीं है। ये पेपर देख के दूसरी कोचिंग वालों ने तो डायरेक्ट ही कह दिया 550, एलन वाले पहले 600 पे आए। फिर उन्होंने सुना कि और ज़्यादा नीचे जा सकती है 680 पे, तो वो ज़्यादा डर आ रहा है क्योंकि मैं तो उधर से ही हूँ, उन्हीं की सुनूंगा। तो इधर उस वक्त सर सभी का यही माहौल था, फ़ोन आने के लग रहे थे। हाँ भाई, जिसकी गुरु कृपा में जानकारी वो कह रहा है कि यार यहाँ तो डिस्कशन चल रहा है 550 जाएगी, यार ये पीसीपी से फ़ोन आया था 530 जाएगी। वो सिक्कर में सीएलसी के मालिक हैं बॉस, उन्होंने लाइव में आके कह दिया, दावा ठोक रहे हैं कि 520 के आसपास जाएगी, लिखा के ले लो। उसको देखने के बाद थोड़ी राहत की सांस आ रही है। तो मैं तो गया ही नहीं कमरे पे, मैं प्रशांत भैया के पास गया डायरेक्ट। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया, तो मैंने वहाँ पे भी उन्हें भी टोका और वो भी हंस रहे थे ये चीज़ सुन के। उनसे ये पूछा था कि भैया कोचिंग कौन सी बड़ी है, क्योंकि उन्हें फील हो गया था कि ये मतलब हिम्मत हार चुका है। हारा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा माहौल स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मैं खुद भी थोड़ा मजाक वगैरह कर लेता हूँ, तो ये सब चल रहा था। अब ये सब हो गया, फिर अनाउंस हुआ कि पेपर ही कुछ ज़्यादा बढ़िया आया था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार मतलब शायद मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वही ज़्यादा बढ़िया थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि बायो पहले करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर सबसे लास्ट में फिजिक्स करो। ये सर ये स्ट्रैटेजी भी अब की बार कईयों के सिलेक्शन ना होने का कारण बनी है। मेरे कई दोस्त थे जो मेरे से पढ़ाई में बेहतर थे, उन्होंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट की और जो फिजिक्स में उलझा वो तो गया। टाइम ज़्यादा ले जाता है, टाइम ले जाता है, ईगो भी हर्ट होता है सर। साथ में ऐसे भी थे जो 720 स्कोर कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बोला क्या दिक्कत हुई, बोला यार यही दिक्कत हुई कि क्वेश्चन कर रहे थे, फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं लग रहे, तो फिर एटीट्यूड हिट हो रहा है, क्यों वो डायरेक्ट जा रहे हैं 700 प्लस की तैयारी से, मुझे तो 700 प्लस लाने हैं। क्वेश्चन छोड़ नहीं सकता, वो क्वेश्चन छोड़े तो 700 प्लस कैसे आएंगे, डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो डिमोटिवेट, तो इस वजह से भी बहुत हो कि कईयों के हमारे गलत हुए। हम 7-8 थे, लगभग सभी पढ़ाई में बढ़िया थे, उसमें से सिर्फ हम 2 का हुआ, एक अभी हरियाणा का था। तो कहीं ना कहीं यही था कि ये 2-3 छोटी मोटी स्ट्रेटजीज अब की बार ज़्यादा काम दे गई। उसके अलावा एक मैंने बढ़िया किया था, मैंने कुछ अच्छे किताबें लगाई थी। आखिर में मैंने बताया ना, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, तो मैं रिसोर्सेज ज़्यादा खंगाल रहा था, तो उसकी वजह से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया थी। मतलब मॉड्यूल्स के अलावा अलग मॉड्यूल्स के अलावा, क्योंकि मॉड्यूल्स जो ओरिएंटेड थे वो 2024 तक के पैटर्न के हिसाब से ओरिएंटेड थे कि मतलब पेपर ज़्यादा से ज़्यादा इतना हार्ड आ जाएगा। और फिर जैसे आप जाते हो तो हर कोचिंग के पास अपनी एक स्पेशल मतलब मटेरियल होता है जो वो आखिर में जाके लॉन्च करते हैं कि हाँ भाई तुम देख लो ज़्यादा हार्ड है तो इससे। लेकिन अब मेरे पास तो ऑलरेडी इतना पड़ा था, वही नहीं करा हुआ। तो मैंने कहा देखो, एक केमिस्ट्री के लिए इतनी सारी किताबें करूँ, इससे बढ़िया एक छोटी सी किताब आ रही है, ये सिर्फ ये कर लेते हैं। टाइम बचाने का तरीका था, पर वो भी साथ देखे गया सर। जेई के क्वेश्चन मैंने लगाए तो बहुत सपोर्ट मिला सर। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करी थी आपने जब मतलब शुरू से जब ड्रॉप ईयर ली थी? ड्रॉप ईयर में जो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट हुआ था, तो शुरू में मॉक टेस्ट दिए थे या फिर शुरू वाले जस्ट बिकॉज अब सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर समझ में नहीं आ रही चीज़ उससे स्किप करे थे मॉक टेस्ट? सर स्किप करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्किप तो भूल जाओ, टेस्ट हो। हाँ, लेकिन हाँ इतना था कि जैसे संडे है ना, संडे को 1% नहीं पढ़ना, बस पेपर दे के आना है, सोना है, जागना है, 4-5 दोस्त बैठ जाएंगे, हंसी मजाक कुछ ना कुछ कर लो, मूवीज देख लो, मतलब दुनिया भर के जो मतलब मजे लेने, मजे लूट लो, जो भी करना है ये करो, लेकिन ये मत करो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं। पढ़ाई करेगा तो 4 आदमी मजाक और बनाएंगे, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लेना है तेरे को संडे को। हाँ, संडे के दिन पढ़ाई नहीं, संडे के दिन स्पेशल आएगा, वो खाओ और सो, ये होता था। लेकिन जो अक्टूबर तक का पीरियड आता है ना सर, तो इसमें ये पीरियड ही थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? जो बंदे डिमोटिवेट होते हैं ना, वो यूजुअली चले जाते हैं, बंक मारना चालू कर देते हैं। उस टाइम पे एक थोड़ा फ्री स्पेस मिल जाता है कि अब इतनी तो फ्रीडम है कि जो करना चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। तो उस टाइम पे चालू की थी सर क्वेश्चन प्रैक्टिस,
और कुछ टाइम तो ऐसा भी था सर कि मतलब मैं लिटरली 300-400 क्वेश्चन भी कर रहा हूँ दिन के। मैक्सिमम बायोलॉजी के हैं, ऐसा है इसीलिए 300-400, आप फिजिक्स के थोड़ी कर सकता हूँ 300, पर हाँ मिला के 300-400 तक भी क्वेश्चन जा रहे हैं डेली के। वो वही पीरियड शायद सबसे ज़्यादा मेरे काम में आया। फिर वो एक पोर्शन आया था ये दिसंबर एंड का, तो उस दिन उसके लगभग मैंने 6 दिन का ब्रेक लिया था कि मुझे ब्रेक चाहिए यार, मैं रोस्ट हो चुका हूँ पूरा, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मुझे एक ब्रेक चाहिए। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज चालू हुई, उसमें बीच बीच में मैं हालांकि सर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने 100% कभी नहीं दिया। मैं ये रिवील करता हूँ, मैंने 100% कभी नहीं दिया, चाहे कैसा ही माहौल हो, चाहे कोई सा ही दिन हो। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ही ऐसे थे कि वो बैठा लेते थे और वो मतलब मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ। तो आज तुम्हारे दोस्त उसी मतलब तैयारी कर रहे थे ना दोस्त भी? सबकी अपनी अपनी लाइन है सर। अच्छा, ज़रूरी थोड़ी ना नीट में हूँ, वो तो हॉस्टल वाले दोस्त थे। अच्छा, हॉस्टल वाले फ्रेंड से बात कर रहे हो? उनमें से कई उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, कईयों की बीएससी पूरी हो रखी थी, तो वो तो बस आ गए कि हाँ चलो देखाते हैं नीट क्या है, क्योंकि 2024 में माहौल भी ऐसे ही हुआ था। 2024 के पेपर के बाद एक लहर सी आई थी कि यार पेपर तो ईजी आ रहा है, तो वो तो 2025 में अब ख़त्म हो गया है। तो कई बंदे जिन्होंने बीएससी कर रखी थी वो भी आए थे, तो ऐसा एज लिमिटेशन नहीं थी, कभी सर स्ट्रेस फील नहीं होने दिया, ये था। और मैंने कभी ओवर उन्हें होने नहीं दिया कि मैंने ना बोलना सीख लिया कि हाँ भाई ये मोमेंट है तो एक काम करो, तुम सारे यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में जाके पढ़ रहा हूँ। जरूरी है भाई, एंड टाइम पे जब आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो, 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और लास्ट टाइम पे अगर फ्रेंड डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उस टाइम पे ना कहना भी ज़रूरी है। तो कितेश, अब मुझे ये बताइए कि आपने रिवीजन करने के लिए क्या ट्रिक्स बनाई थी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कोचिंग की तरफ से कंप्लीट हो जाता है, अपने हाथ में बसता लास्ट में सब कुछ, राइट? लास्ट के 1 या 2 मंथ में ले दे के अपन को करना होता है, उस टाइम पे रिवीजन की क्या ट्रिक्स बनाई थी? सर उस टाइम पे मैंने नोट से ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड रिवीजन किया था। मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि लगभग हर चैप्टर 3-4 बार रिवाइज हो चुका होता है, कोचिंग टेस्ट ही इतनी लेती है, तो क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन मैंने उस वक्त चालू किया था कि मैंने पहले हाईलाइट कर लिए थे। ये तो सर शॉर्ट्स में भी आई थी, मतलब 2-3 मैं थोड़े शॉर्ट्स देखता था, इंस्टाग्राम पे भी टिप्स आती थी, तो उसमें ये चीज़ मेरे को सही लगी थी कि मार्क कर लो, जो क्वेश्चन ढंग का लगे मार्क कर लो। और फिजिकल केमिस्ट्री में तो सर ये बहुत काम में आई थी। फिजिकल केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन बेस्ड जो रिवीजन होता है ना, मतलब इसका तो स्वाद ही अलग है, ये बहुत काम देता है। इनऑर्गेनिक में बिल्कुल काम करनी है, इनऑर्गेनिक मेरी सर बहुत वीक थी। और बायोलॉजी की बात कीजिए, बायोलॉजी में तो सर एनसीईआरटी है, मैंने हालांकि अली भी की थी, डॉक्टर अली भी की थी, पर बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी है। और अब की बार तो एनसीईआरटी में भी ज़्यादा डीप चले गए, वो उतनी तो हम भी प्रिपेयर नहीं करके गए थे। तो तुमने एनसीईआरटी के कितने रिवीजन कर लिए थे टोटल? सर कोचिंग वालों की तरफ से हमें 10-15 बार तो करवा दिए गए होंगे टेस्ट सीरीज के तौर पे, और खुद की तरफ से तो चलता ही रहता था कि इतना था कि कोई चैप्टर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, एक्सेप्ट 1-2 चैप्टर हैं उनके लिए कोई 10-15। तो एनसीईआरटी तो ऐसे लेके घूमते थे कि हाँ भाई जहाँ टाइम मिले वहीं पर रगड़ दो। तो एनसीईआरटी फिंगर्स पे थी, राइट? हाँ, एनसीईआरटी फिंगर पे थी और वो चली भी जाती थी कई बार, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पढ़ा हुआ हो जाता है तो वो भी चीज़ें दिमाग से निकलने लग जाती हैं, तो बार बार रिवीजन भी करना पड़ता है सर। कभी कभी 0 से भी स्टार्ट करना पड़ा था मेरे को। फरवरी के लगभग मैंने एनसीईआरटी 0 से भी स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। ओके, तो जब फाइनल रिजल्ट आया नीट 2025 का, उस टाइम पे तुम कहाँ पे थे और उस टाइम क्या कंडीशन थी? सर उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि मैं मतलब सोने को जा रहा था, गर्मियों का मौसम है, एसी चल रखी है, उतने में एक दोस्त का मैसेज आ जाता है कि उसको अब कंटिन्यू करना है, तो वो पूछ रहे कि तूने कहाँ से कोचिंग वगैरह की थी, तेरा पेपर बढ़िया गया बता। मैं उससे बात कर रहा हूँ, उतने पापा को फ़ोन आता है, अभी तक ऑफिशियली रिजल्ट आउट नहीं हुआ, पता नहीं उन्होंने कैसे निकाला था, रिजल्ट आउट होना चालू हुआ है, मतलब पोर्टल, एक तो हमारे इंडिया के पोर्टल जो ऑनलाइन रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कई ज़्यादा जल्दी लोड करके। तो उतने में पापा का फ़ोन आया कि तेरा रोल नंबर क्या था। मैं भाग के खोला, बोला हाँ यार इसी वक्त आने वाला है, वो 14 जुलाई के लगभग का वक्त रहता है, बोला इसी वक्त आने वाला है। मैंने बता दिया, 5 मिनट में फ़ोन आया कि स्कोर तो उतना ही रहा, 585 जो कैलकुलेट किए थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था सर रैंक। मैं कह रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होती थी कि मुझे पुरानी 6 कॉलेजेस में से कोई मिल जाए, मतलब अंडर 8000 चाहिए थी और रैंक अगे अंडर 3000। तो मैंने कहा कि मैं तो झेल नहीं पा रहा हूँ, तो सामने दोस्त है उससे बात चल रही, इसको झिला देते हैं। उसको झिलाया, 7-8 को और मैसेज किया कि भाई रैंक आ गई, सबको भेजा। मतलब ऐसा था कि मैं चाहता हूँ कि भाई सब जाने कि भाई मैंने किया है, जो मैं ऐसा नहीं है कि 2 साल सीकर में बेकार करके आया हूँ, मैंने किया है, मैंने मेहनत की है, तो सब जाने। कुछ दोस्त थे तुम्हारे जो तुमको ये चैलेंज देते थे? सर चैलेंज देने वालों के तो सर सिलेक्शन ही नहीं हुए, चैलेंज वाला तो कोई रहा ही नहीं। पर जो भी मतलब वही दोस्त, सर दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे, मैं
दोस्त बहुत अच्छे थे, वो हर मतलब मोटिवेट भी करते, मजाक भी करते, गाइडेंस भी देते थे। कई चीज़ों में वो गाइडेंस देते थे कि मतलब पढ़ाई ज़रूरी थोड़ी है, खाना नहीं मिल रहा तो कभी खुद खिला लाते। सबके अपने अपने स्पेशलिटी होती हैं। तो 7-8 दोस्तों को फ़ोन किया, फिर नीचे गया दादाजी के पास। अब दादाजी बूढ़े आदमी, तो दादाजी को तो सारी कॉलेज नई कॉलेजेस सर इनके क्या पता, दादाजी ने तो इतना ही पूछा था एसएमएस मिल जाएगी क्या। दादाजी ने पूछा था सबसे पहले एसएमएस मिल जाएगी क्या, बोला दादाजी अब तो मिल सकती है, अब तो हो जाएगा। उन्होंने कहा बस अपने को तो एसएमएस चाहिए, क्योंकि हमारा जो लोकेलिटी है वो, मैं जयपुर रूरल से हूँ, तो वहाँ एसएमएस की तो अलग ही वैल्यू है सर। वही सबसे ज़्यादा जो जानते हैं एसएमएस को जानते हैं, और खासकर अपने दादाजी तो बूढ़े हैं, अब तो फिर भी जान जाए। तो परिवार में एक तरह से खुशी की लहर से आ गई उस टाइम पे जब तुम्हारा बहुत रिजल्ट आया है। सर। तो तुम अपनी फैमिली में पहले डॉक्टर हो। हाँ सर, मेन फैमिली में ब्लड रिलेटिव्स में तो हैं, लेकिन मेन फैमिली में मैं पहला डॉक्टर हूँ सर। तो अब गांव जाते होंगे तब एक अलग ही टसन से जाते होंगे। डॉक्टर साहब तो कंफर्म है और ये एप्रन लगा लें तो वो तो खुद ही एक अलग ही फील देता है। मैं तो चाहकर एप्रन लगा के जाता हूँ। दिवाली पे इस बार एप्रन लगा के जाना। बिल्कुल सर, इसमें क्या है, नाम इस पे नाम भी लगवा लेना एक। और तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन जर्नी रही है आपकी, ठीक है। अब जो नीट यूजी एस्पिरेंट अभी जो तैयारी कर रहे हैं हाल फिलहाल 2026 एग्ज़ाम के लिए, उनको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे या फिर कोई ट्रिक्स ऐसी बताना चाहोगे कि अगर कुछ चीज़ उनको बर्डन फील हो रही है तो उसको एज ए ट्रिक ऐसे बाईपास करके पढ़ सकते हो? कुछ तुम्हारी पर्सनल ट्रिक्स हैं वो बताइए। ओवर थिंक को रोकना। मेरा यही मानना है कि मैंने जो सबसे बड़ी दिक्कत देखी थी, या शायद जिसकी वजह से मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मैं ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर पाया था। मेरा उस वक्त दिमाग हटा कि 3 चीज़ों में गया कि यार हो भी नहीं रहा, टाइम भी जा रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने डायरेक्टली ये कर दिया कि अब तो अपने को स्कॉलरशिप के लिए पेपर देना है। तब भी मैं ओरिएंटेड इसी पर आके पेपर बढ़िया जाना चाहिए सर, इसी चीज़ को मेंटेन रखना है। वैसे तो मतलब हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। मैंने तो बता दिया कि बैचेस के हिसाब से भी प्रॉब्लम होती हैं। 12th क्लास के साथ जो है उनकी, जो रिपीट कर रहे हैं उनकी, जो बिल्कुल नए आए हैं उनकी, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर अपना अलग तरीका होता है इनके साथ डील करने का। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ये रिविजन क्वेश्चंस ढूंढे प्रैक्टिस करके। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, हमें आगे का रास्ता साफ करने के लिए कुछ तैयारी रखनी चाहिए। खासकर जो आखिरी का महीना रहता है ना, जनवरी, मार्च, ये फरवरी, ये जो बीच का टाइम है, इस महीने में हमारे पहले की करी हुई स्मार्ट स्टडी ज़्यादा काम में आती है, हार्ड वर्क से ज़्यादा। मतलब कितना ही अच्छे नोट्स बनाए हो, कुछ ही बनाए हो, लेकिन अगर उस वक्त पढ़े नहीं जाते नोट्स, ये जो पीरियड्स में नोट्स नहीं पढ़े जाते, तो उस वक्त अगर आपने पहले से कोई सोच के प्लानिंग करी हुई है कि भाई ये करना है, तो वो ज़्यादा काम आती है। तो एक तो स्मार्ट स्टडी है, फ्यूचर ओरिएंटेड ही कि आगे क्या करना है। एक अपने अपने सबके पैटर्न होते हैं पढ़ने के। मेरे डेली का रूटीन क्या था, मतलब पढ़ने का सेल्फ स्टडी आवर्स कितने थे तुम्हारे? मेरे सर फ्रेंड्स ज़्यादा रहते थे, तो मैंने उनसे बचने के लिए ये रूटीन कर रखा था कि मेरी 2 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती थी दिन के, फिर 8 बजे आता, 9:30 तक खाता और सुबह 6 बजे तक पढ़ता। मैं रात भर पढ़ता था। इससे ये होता था कि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक आ जाएंगे, 1 बजे तक आ जाएंगे, उससे आगे नहीं आएंगे। सुबह 6 बजे तक पढ़ता, फिर आराम से सोता, नाश्ता करके सो जाता, फिर दोपहर में 12 बजे जाके तैयार वगैरह होकर कोचिंग चल जाता। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया था, मेरा ये नहीं है कि भाई रात को पढ़ने से ज़्यादा, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे फ्रेंड्स टॉलरेट भी करने थे और मुझे नुकसान भी ना, मुझे दोनों करना था। तो 12-1 बजे तक दोस्त आ जाओ, डिस्टर्ब करते रहो, बायो पढ़ लेंगे और तो क्या है। और उसके बाद जो बिल्कुल क्वालिटी टाइम है, उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स देख लेंगे। मतलब नाइट में स्टडी करते थे पूरा? हाँ, मेरा ऐसा नहीं है कि नाइट स्टडी मैंने इसीलिए की थी कि सब कुछ बढ़िया चलते रहे, स्मूथ चलता रहे और ये विदाउट डिस्टर्बेंस स्टडी हो। तो खितेश, जब आप फर्स्ट टाइम एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एंटर किए, फर्स्ट डे कैसा था आपका एसएमएस मेडिकल कॉलेज का? सर कई चीज़ें तो अबव एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ चीज़ें अनडिफाइंड थी। बस मैं गांव से निकला उस दिन सुबह जल्दी तैयार होके, बोला बीच में हनुमान जी का मंदिर आता है एक, तो बोला वहाँ तो भूख लगा के चलनी है, प्रसाद वगैरह लिया, आ गए बिल्कुल एक अच्छे कपड़े पहन के तैयारी करके कि यार आज तो फर्स्ट डे है, मतलब ट्रिम कर रखी है, दाढ़ी बाल सही से बना रखे हैं, बोला आज तो फर्स्ट डे है, कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा। फिर यहाँ पहुँचे, एंटर हुए, दोस्तों के फ़ोन आए जा रहे थे, कुछ दोस्त यहाँ पे हैं तो उनके फ़ोन आए हुए थे, तू लेट हो गया वगैरह वगैरह। मैं जल्दीबाजी में आया, तो आते हुए फिर वहाँ पे सर जैसे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक तो अपने आप था, एक नेचुरल बैकग्राउंड म्यूज़िक बन रहा था कि यार टेनिस कोर्ट। सर एसएमएस में एंटर हुए मेन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, तो हमें कहा कि LT2 में जाओ। तो बिल्कुल एक फर्निश्ड एरिया, बिल्कुल इक्विप्ड, लाइटें जल रही हैं, बिल्कुल मतलब एक फील इलाइट दे रहा था, एक इलाइट क्लास फील आ रहा था। उसमें जो बैठे हैं, मेरे पेरेंट्स भी आ गए, वो पीछे जाके बैठ गए। मेरे पापा हर वक्त साथ रहे, बहुत सपोर्टिंग फादर है सर मेरे, हर जगह हर चीज़, कोई भी बात हो शेयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ के बैठ गए, तो मतलब वहाँ चालू हुआ तो शुरुआत में वही सरस्वती वंदना हुई, तो वो श्लोक बोल रहे हैं। वो श्लोक खास बात ये थी कि सर हमें 8th क्लास में पढ़ाए जाते थे, तो मेरे दिमाग में 8th से वो जर्नी चालू हुई कि भाई 8th में कैसे थे, फिर कोरोना आया, छोड़ दिया, 10th में ऐसे थे, 11th में मजे मारे, 12th में ऐसे किया, फाइनली 8, क्योंकि वो श्लोक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सर सरस्वती वंदना से। एडिशनल प्रिंसिपल मैम वगैरह है, उन्होंने दिया जलाया और सरस्वती माँ की वंदना करी। तो उसमें जो श्लोक यूज़ किया था ना सर, वो हमें 8th क्लास में संस्कृत में पढ़ाया जाता था, तो वो चीज़ हिट हुई मुझे। 8th से जो मेरी क्लास की, मतलब शायद मैच्योरिटी 8th से आना चालू होती है, 8th क्लास से वो चीज़ें याद आने लगी, बोला ऐसे था ऐसा, तो पूरी एक जर्नी आंखों के सामने से निकल गई। क्योंकि वो तो एक माहौल भी थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब माइल्ड सा, बोल रहा है, बड़ी क्लास है तो सुनाई भी इतना ही देगा, और ये सब। वहाँ बैठे तो कुछ साथ में दोस्त बैठे थे, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है वगैरह वगैरह, और बस हम लोग एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बस वाइट कोट मिल जाए, क्योंकि आज गांव जाना है, वाइट कोट मिल जाए, वाइट कोट पहन के जाएंगे और बिल्कुल ऐसा टोरा जमाएंगे बिल्कुल वहाँ पे। और फिर चीज़ें चालू हुई, तो अब मुझे पता चला कि हाँ अब हमारी फाउंडेशन क्लासेस चालू होनी है। तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं फाउंडेशन क्लासेस क्या होती हैं, तो मैंने पूछा कि फाउंडेशन क्लासेस क्या होती हैं। मेरे एक दोस्त, तो उन्होंने कैसे ऐसे ये टॉपिक दिखाया मेरे को, बोला ऐसे ऐसे होगा। तो मैं शाम को गाँव गया, शाम को उन्होंने पूछा कि अब क्लासेस किसकी चालू होंगी, तो मैंने उसका फाउंडेशन क्लासेस चालू होंगी। तो बोला फाउंडेशन क्लासेस क्या होती हैं, बोला डॉक्टर वाले फील देती हैं ना जो चीज़ें, वो सिखाएंगे हमें कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाने की जो क्लासेस होती है वो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं। बोला अच्छा। 2-3 दिन मैंने कंटिन्यूस अप डाउन किए थे, थकाऊ सफ़र होता था पर भी थकान महसूस नहीं होती थी। और फिर ऐसा था कि यहाँ से जाएंगे तो एप्रन उतार देना है और गाँव में जाते पहन लेना है, पूरा गाँव देखे। बोला हाँ डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और सर बस मतलब मोमेंट, मतलब ये जो मोमेंट्स हैं बिल्कुल माइल्ड कर देती हैं, बिल्कुल सुन्न कर देती हैं। बस खुशी होती है कि हाँ बस जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, पर इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं है। ओके, वेल डन। तो इन्हीं मोमेंट्स के लिए हमारे न्यूट्रीज एस्पिरेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी होगा जब आप लोगों ने ये सपने देखे होंगे कि कब हमको वाइट कोट मिलेगा, राइट? ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस और चीज़ें देखी होंगी कि अदर कॉलेज में वाइट कोट सेरेमनी हो रही है, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वाला एक्सपीरियंस वो लोग बता रहे हैं, और उन चीज़ों को देख के अपन मोटिवेट होते हैं। आज तुम खुद उस कंडीशन में पहुंच चुके हो कि आज दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो, राइट, अपनी जर्नी से। तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है जो तुमने हासिल करी है, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना विद अच्छी रैंक हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है। तो आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला हो, जैसा कि खितेश ने बताया, और इन फ्यूचर भी खितेश के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। देखिए एस्पिरेंट्स, आज आपके पॉडकास्ट में जो गेस्ट है खितेश, उसने अपनी जर्नी को आप लोगों को बताया, और अपनी जर्नी के अंदर उन्होंने ये बताया कि देखो वो एक प्रॉपर गांव से बिलोंग करते हैं, राइट खितेश? मैं ग्रामीण एरिया से, प्रॉपर ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, और 11-12 तक खितेश ने सोचा भी नहीं था कि भाई उसको आगे जाके नीट क्रैक करनी है। लेकिन एक उन था खितेश के कि मुझे एक बार नीट अटेम्प्ट करना चाहिए, और जब वो नीट की तैयारी करने के लिए पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर जाते हैं, जैसे सीकर में गए थे खितेश, तो पर्टिकुलर एक कोचिंग में जाकर जब कोचिंग लेते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ पे जो 1 साल का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर खितेश ने बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करी है, राइट? तो पढ़ाई करने का जो टाइम पीरियड है आपके पास वो बहुत ज़्यादा इनफ होता है, 1 साल बहुत इनफ होता है। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं हमको 2 साल चाहिए होती हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं हमको और ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसा खितेश खुद आपको बता रहा है कि उससे पहले खितेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस एग्ज़ाम में बैठना भी है, लेकिन उसके बावजूद उसने 1 साल इतना प्रॉपर तरीके से तैयारी करी है कि उसने जो उसकी एक्सेप्टेशन थी उससे भी ज़्यादा स्कोर किया है, और ना केवल अपने पूरी फैमिली को और इस सबको प्राउड मोमेंट दिया है, बल्कि अपने विलेज को भी पूरा प्राउड मोमेंट दिया, क्योंकि खितेश अपने गांव का पहला डॉक्टर है। तो खितेश की इस इंस्पिरेशन जर्नी से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि आप जिस भी कंडीशन में हो, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो, चाहे सिटी से, चाहे कहीं भी किसी भी अर्बन एरिया से, चाहे ग्रामीण एरिया से, आप जहाँ पे भी हो बस कंसिस्टेंट होकर एक मोटिवेट तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका भी सपना खितेश की तरह पूरा होगा। तो और खितेश से आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं आप कमेंट बॉक्स में वो कर दीजिए। इन फ्यूचर हम आपके लिए खितेश के साथ हो सकता है एक लाइव पॉडकास्ट ले आएँ, जिसमें उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो कि आप कमेंट्स में पूछेंगे। तो खितेश, और कुछ एडवाइस देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? हार मत मानना। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बीच में मान के बैठ गया था, मैं बहानेबाजी करने लगा, तो वो चीज़ मत करना। वो रियलिटी में इतना इफेक्ट नहीं डालती। इफेक्ट डालती है, कई चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, पर इतना भी नहीं डालती कि सिलेक्शन रोक सकें। सिलेक्शन तो होगा, वो तो इतना है कि हो सकता है कई चीज़ें इफेक्ट मतलब कई चीज़ें होती हैं जो सोशली
और मेंटली आपको डिमोटिवेट करती हैं। परफेक्टली तो ये है कि मतलब सब कुछ बढ़िया नहीं है, वो कोई मिल रहा है वो कह रहा है कि अरे तू तो फ्रेशर है, तुझे तो आता क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन क्या सर, मेरे से भी बेहतर गए हैं कई फ्रेशर। मैंने एक की सुनी 287 रैंक है, इसके लगभग एक रैंक है, वो भी फ्रेशर ही था। तो फ्रेशर हो या फिर 12th के साथ हो, रिपीट कर रहा हो, ये रैंक पे भी इतना असर नहीं डालते। ज़रूरी नहीं है कि ये रैंक पे असर डाले, ये सब बहानेबाजी है। मैंने तो बहुत लगभग, मेरे को एक कभी कभी वो रिग्रेट हो जाता है कि यार 1 महीना ख़राब किया था, पर शायद वो चलो ठीक है, जो भी है एक्सपीरियंस आया उससे। तो ये था आज का पॉडकास्ट फ्यूचर डॉक्टर खितेश के साथ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपके लिए लाएंगे नेक्स्ट गेस्ट। तब तक स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।